नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात। जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल योजनाओं पर भी चर्चा। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी दिया गया जोर। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान। भविष्य की जल परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य का समन्वय भी ये देखा गया है। उत्तराखंड को जल प्रबंधन में मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर इस दौरान दिया गया है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ में पिछले 12 वर्षों से अधूरे पड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के अधूरे कार्यों के पूर्ण होने की उम्मीद जागी है। जहां सिंथेटिक ट्रैक जैसे मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा दीवार और दर्शक दीर्घा का निर्माण नहीं हो पाया था, जिससे स्टेडियम को खतरा बना हुआ था। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ ट्रैक पर भी दौड़ लगाई है। है स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है। और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति ना हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं, ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है, वो ग्राउंड है, वो भी सुरक्षित रहे। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए। देखिए, गुणवत्ता अभी तो बुनियादी स्तर पर है और गुणवत्ता में तो कोई समझौता है ही नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में काम होगा। और क्योंकि गुणवत्ता जब स्थायी रहेगी तभी स्पोर्ट्स कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो पाएंगी। आपने अभी निरीक्षण के दौरान देखा होगा कि ये कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा एथलेटिक ट्रैक बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे हॉकी का हमारा ग्राउंड बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे फुटबॉल का ग्राउंड बने, ऐसी मल्टीपर्पज़ हॉल बने। सभी कुछ इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि भविष्य में होने वाले, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक खेल हो या अंतर्राष्ट्रीय गेम हो, अपने चंपावत लोहाघाट में भी उसका आयोजन हो सके। इस योग्य बनाने के लिए मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार से जो है वो क्वालिटी से समझौता तो किया ही नहीं जा सकता। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, खेल मंत्री भी पहुंची थी चंपावत में। ऐसे में यह भी कहा गया कि जल्द से जल्द इसका पूरी तरह से निर्माण कराया जाए, जो कार्य अधूरे पड़े हैं। क्या माना जा रहा है, कब तक ये कार्य पूरा हो जाएंगे इस स्टेडियम के? लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लक्ष्मण, क्या कुछ ये पूरा मामला भी था, और क्योंकि खिलाड़ी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे, कब तक इसकी चार दीवारी बन जाएगी स्टेडियम की? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले के लोहाघाट में छमनिया में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की नींव पड़ी थी, जो कांग्रेस सरकार में पड़ी थी, आज से लगभग 12-13 साल पहले खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तब से जो है स्टेडियम का कार्य चला है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान में जो स्टेडियम की सुरक्षा दीवारें बननी थी, दर्शक दीर्घा बननी थी, वो नहीं बनी है, जिससे स्टेडियम भवन को खतरा भी हो चुका है। हालांकि सिंथेटिक ट्रैक जो है बनाया जा चुका, लेकिन जो सुरक्षा दीवार निर्माण न होने से मिट्टी बहकर सिंथेटिक ट्रैक में जाएगी, तो सिंथेटिक ट्रैक को भी नुकसान जो है हो सकता है। तो खेल मंत्री रेखा आर्य पहुंची, उनके द्वारा स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। तो जब उनसे हमने पूछा तो उनका कहना है कि जो पूर्व की निर्माणदायी संस्था थी यूपी निर्माण निगम, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और नई संस्था के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो अधिकारियों से जो है मैंने इसका सुरक्षा दीवार और दर्शक दीर्घा का एस्टिमेट बनाने के जो निर्देश दे दिए गए हैं, उनका ये भी कहना है कि अब इस स्टेडियम को जो प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज ठीक उसके बगल में मिल रहा है, उसके अधीन ले लिया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है हम इस स्टेडियम का जो बचे हुए कार्य को जो कर लेंगे। तो कल लगभग 12-13 साल हो गए कि स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक जो पूरा नहीं हो पाया। लोग काफी समय से मांग जो इसमें कर रहे हैं, और पूर्व में भी कई बार जो है ये स्टेडियम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह पुराने चंडीगढ़ जिले के आईटी पार्क सेक्टर 13 स्थित एक होटल में संपन्न हुआ है,
जहां सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच देश के लगभग 11 राज्यों से आए अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशिष्ट प्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में आमंत्रित लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा, प्रशासनिक सहयोग, शिक्षा, खेल, कला और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना रहा, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा के दुर्गेश्वर लाल को क्षेत्रीय विकास, जनसेवा और सामाजिक सहभागिता में निरंतर योगदान के लिए सम्मान भी दिया गया है। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा बैठक के बाद ट्रांजिट कैंप में परोसे गए भोजन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भोजन में कच्चे चावल परोसे गए, सब्जी से खट्टी बदबू आ रही थी और पानी की बोतलें भी नकली पाई गई हैं। खाने की गुणवत्ता को लेकर जब कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल किए तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्काल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ट्रांजिट कैंप पहुंचे और भोजन के सैंपल भी उन्होंने लिया। उन्होंने बताया कि फोन के जरिए ट्रांजिट कैंप में खाना परोसने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर सैंपल लिए गए हैं। यहाँ पर शिकायत मिली कि जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना सही नहीं है, सब्जी में महक आ रही थी। तो इसमें मैं आया हूँ, इसका सैंपल लिया है और सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजता हूँ और जैसा लैब की रिपोर्ट आएगी वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो जांच का विषय है, जो लैब की रिपोर्ट कहेगी वही हो सकता है। किसका है ये पूरा जो कैटरिंग थी किसकी है, कुछ पता चला? अब इसको मैं आगे पूछूंगा, पता करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। और यहाँ पे जो वेटर था उसने बताया कि यहाँ पे ये रैपर जो है मुरुगन स्वीट्स का है, तो इनको भी मैं चिट्ठी भेजूंगा। सैंपलिंग अभी पहला इशू है, पहली बार आप बता रहे हैं ना, अभी तो बता रहे हैं कि खाना ये खराब है, तो सैंपलिंग की बात तब आएगी। आप सैंपलिंग उसकी बिल्कुल सैंपलिंग करें। सैंपलिंग का ऐसा ना, हम लोगों को राइट नहीं, सैंपलिंग का तो अलग जो फूड एंड प्रिजर्वेशन वाले हैं वो देखते हैं उसको। हम लोगों को बात कोई है नहीं कि हम सैंपल करेंगे, कहाँ भेजेंगे। सैंपल के भी तरीके हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब फूड पॉइजनिंग होती है या कोई इस टाइप का अपमिश्रण होता है तो उसके लिए सैंपल लिए जाते हैं बाकायदा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और उसमें इसके 2-3 सैंपल लिए जाते हैं। उसमें पार्टी वहाँ रहती है, कुछ उस पक्षकारों के साइन कराए जाते हैं। वो एक तरीका है उसका एक। नहीं, जब आपको पता चला कि तो अब ऐसा ना सैंपलिंग की यदि बात होगी तो अब इसकी हम यदि जाँच में ऐसा पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रावधान है कि उसकी रैंडम किसी भी समय उसके जो आइटम जिसमें इस टाइप का पाया जाता है उसका जांच का प्रावधान और लिख लिया जाएगा, जांच हो जाएगी, जो भी कार्रवाई बनेगी। मैं खुद ही एक मजिस्ट्रेट रहा हूँ, हमने भी काफ़ी जांचें करी, अपमिश्रण की हम लोगों ने करी है। तो उसका एक तरीका होता है, उसका मतलब ये कि पूरी टीम होनी चाहिए, इसमें एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए, किस तरह सैंपल लिया जाता है और कैसे उसको पैक किया जाता, कहाँ उसको भेजा जाता है। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। खुशबू, ये पूरा मामला क्या था और किस तरह की कार्रवाई अभी तक हो पाई इस पूरे मामले में? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा 2026 को लेकर के ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी, जिसमें बैठक के बाद सभी के लिए खाने का अरेंजमेंट्स किया गया था। लेकिन उस खाने को खाने के बाद काफी सारे जो संगठन भी वहां पर पहुंचे थे, जो अधिकारियों को ज्ञापन देना चाहते थे, उन्होंने खाना खाया और खाने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। बता दूं कि आपको वो खाना से 2 दिन की स्मेल आ रही थी और वहां मौके पर मौजूद जो ट्रांजिट कैंप की देखरेख करते हैं, जिन्होंने जो टेंडर दिया था, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी अपने सवालों से बचने की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि ये खाने का टेंडर मुरुगन कंपनी को दिया गया था। बाद में अधिकारियों से बातचीत की गई तो अधिकारियों का कहना है कि जो भी है ये मामला, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाद में जो सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे थे, उन्होंने फूड इंस्पेक्टर संतोष तिवारी को बुलाया और फूड इंस्पेक्टर ने जो है खाने की सैंपलिंग ली और जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी के भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी सरकार का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया है।
इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर विफल रही है और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। एक भी सड़क पूरे उत्तरकाशी में एक भी सड़क अच्छी नहीं है। हमारी जोड़ीदार वाली जो सड़क है, हमने कहा था कि ज्यादा नहीं, अगर जन जन की सरकार जन जन की द्वार पे अगर तुम नारा लगा रहे तो ज्यादा नहीं 200 मीटर हमारे सड़क पे चल के देखिए, लेकिन नहीं, इनकी तानाशाही है। खाली मेलों में खाली रासू लगाने के लिए सरकार आ रही है, बाकी इनका और कुछ नहीं, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर। क्या विरोध किया आपने? विरोध हमने काले झंडे दिखाए इनको, क्योंकि ये इसी लायक है। इनका काला मुंह होगा अभी 2027। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। गणेश जोशी जी का विरोध कर रहे थे, वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत मतलब इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये? जब इतनी बड़ी आपदा आई थी एक भी, और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ये क्या समझते हैं। संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है और जनता का काम नहीं कर रहा है। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, यह मंत्री कहाँ सो रखा था? मेला और तोलू में रासू लगाने के लिए आ रहा है। ऐसे मंत्री का उत्तरकाशी में पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों ने काले झंडे दिखाकर इस मंत्री का विरोध किया है और ऐसे मंत्री, जितने भी मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं, वो जब जब उत्तरकाशी आएंगे, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपदा के समय में हमारे लोगों का साथ नहीं दिया और अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो हम इनका साथ नहीं देंगे। सारी जनता इनका विरोध करेगी। उत्तराखंड सरकार अटल आदर्श विद्यालयों को हाईटेक बनाने के दावे करती है, लेकिन चमोली जिले के नंदानगर घाट विकास नगर के लुंतरा गांव स्थित आदर्श विद्यालयों की स्थिति दयनीय है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में केवल 1 स्थायी शिक्षक है। कुल मिलाकर 5 स्थायी शिक्षकों की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह बिष्ट और अभिभावकों ने कई बार शिकायतें की, जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 महीने पहले जिला शिक्षा अधिकारी चमोली को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। फिर भी 90 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हो सकी है। हमारे विद्यालय में 2 सालों से अंग्रेजी के टीचर नहीं है, जिस कारण हमें पठन पाठन में बहुत समस्या हो रही है। आदर्श विद्यालय लुंतरा में 2 साल पहले इंग्लिश की टीचर 2 साल से नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे शहरों के बच्चों के हिसाब पिछड़ जाते हैं। हमारे गढ़वाल में यही होता है और गांव में यही होता है। इसीलिए हमारा माननीय शिक्षा अधिकारी से यही मान्य है कि हमारे लिए इंग्लिश का टीचर जल्दी चाहिए हमारे स्कूल में, लुंतरा आदर्श विद्यालय में। विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय, जहाँ अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है और यहाँ पे अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें पठन पाठन में पढ़ाई का बहुत समस्या करना पड़ता है। NSUI ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा के नाम बदलने और योजना में बदलाव के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा, हाईकमान के निर्देश के अनुसार 12 जनवरी से 29 जनवरी तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के आगे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जैसा कि हमारा AICC से हमारा निर्देशित है कि हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम 29 जनवरी तक हम लोग सांकेतिक धरना देंगे ब्लॉक स्तर पे, और ये हम लेके देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी प्रतिमा को लेके मनरेगा को जो स्कीम भाजपा की सरकार द्वारा सिर्फ नाम बदलने से ही स्कीम को ख़त्म कर दिया है, तो ये इसी को लेके इसका विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारे AICC की तरफ से गाइडलाइन है, उसके जो उनकी तिथियां हैं, जो कार्यक्रम, उस अनुसार हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। मनरेगा को हम बचाने का जो अभियान है उस पर हम तत्पर हैं। चमोली के ओली को दक्षिण एशिया के सबसे बेहतरीन स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ के ढलान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जहाँ हर साल नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। यह साहसिक खेलों का बड़ा केंद्र भी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार यहाँ बर्फ नहीं पड़ी है। सरकार ने आर्टिफिशियल बर्फबारी के लिए
आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम लगाया था, जो अभी भी धूल फाक रहा है। उत्तराखंड में खूबसूरत वादियों के बीच स्थित विंटर डेस्टिनेशन औली की पहचान लौटाने के लिए सेव औली आंदोलन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों ने एकजुट होकर औली की दिशा और दशा सुधारने के लिए औली बचाओ मुहिम की शुरुआत की है। पर्यटन कारोबारियों ने औली बचाओ रैली निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया, साथ ही पर्यटन मंत्री का पुतला भी फूका। ग्रामीणों का यही था कि हम तब उठेंगे यहाँ से, इस आंदोलन को तभी खत्म होगा जब तक इस पे ठोस निर्णय नहीं निकलता है। और जो भी हमारी ये मांगे की है कि औली को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए, जब तक उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक सारे गांव वालों का एक ही मत है कि तब तक हम लोग अपनी मांगों पर अड़ग रहेंगे और तब तक हम इस धरने पे बैठे रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने औली चेयर लिफ्ट पॉइंट के पास पर्यटन मंत्री से लेकर सांसद तक का पुतला दहन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2010 से 11 में लाई गई कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन बर्बाद हो रही है। करोड़ों की लागत से मशीनें लगाई गई, लेकिन रखरखाव के अभाव में लाखों की संपदा बर्बाद हो गई है। इसलिए अब लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आज सारे ग्रामीण आज यहाँ पर स्लोप पे और सड़कों पे उतरे हैं। इनकी यही मांग है कि ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। औली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और जितना ये हजारों करोड़ का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इसमें तमाम चीज़ें आती है। लिफ्ट हो गया, आपका स्लोप हो गया, आइस स्केटिंग रिंग हो गया और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो ये कोई भी आप देखो कि कोई भी सुचारू रूप से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। सड़क के हाल ये हैं, नीचे से टूरिस्टों की गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो रही है, स्लोप पे बर्फ़ नहीं बन रही है, मशीनें नहीं चल रही है, लिफ्ट बंद है, रोपवे बंद है, पानी की लाइन टूटी हुई है पूरी, आइस स्केटिंग रिंग नहीं बन रहा है। तो तमाम तरीके के जितने भी आयाम थे, किसी भी आयाम पे हमारा औली खरा नहीं उतर रहा है। लोगों का कहना है कि हिमक्रीड़ा स्थल औली में आधुनिक साहसिक क्रियाकलापों के लिए लगाए गए यूरोपीय उपकरणों, विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, 15 सालों से बदहाल आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम की जमीनी हकीकत और 5 करोड़ फूकने के बाद भी वीरान पड़ी औली ओपन आइस स्केटिंग रिंग की बदहाल हालतों को दिखाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। आरोप है कि प्रदेश सरकार और पर्यटन महकमे और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम एवं ओपन आइस स्केटिंग रिंग को शुरू नहीं किया जाता, तब तक औली में क्रमिक अनशन जारी रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि साहसिक पर्यटन की सुविधा न होने से पर्यटक नहीं आ रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। जो औली का भी देश का गर्व हुआ करता था, आज वही औली अपनी पहचान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। प्राकृतिक बर्फबारी नहीं होने पर आज औली में चारों ओर धूल नजर आ रही है, जबकि कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनों में जंग लगा हुआ है, जिस पर सरकार और पर्यटन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नहीं भाई मेरे पास उत्तराखंड में खूबसूरत वादियों के बीच स्थित उत्तराखंड में भूमि विवादों के निदान को विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को 1 महीने का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या 1 महीने में सारे विवादों का निपटारा हो जाएगा? उत्तराखंड में लंबित भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आमजन को त्वरित न्याय और प्रशासनिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के अंत में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को शून्य के स्तर तक लाया जाएगा। राज्य के राजस्व न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्या से सीधे जुड़े होते हैं। लंबे समय तक इनके लंबित रहने से कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन विवादों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर जितने भी भूमि विवाद चल रहे हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने को कहा है और दीपम सेठ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कोई भी भूमि विवाद इस तरीके से ना हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से सुखवंत जी जो किसान थे उन्होंने गोली मार करके जो अपनी आत्महत्या करी है परेशानी में होकर के, इस तरह की परेशानी आगे ना हो, इसलिए सरकार बड़ी गंभीर है। और सरकार ने जो है एक अपने जो शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी को दिक्कत या परेशानी ना हो, और इस तरीके के विवाद अगर कोई शिकायत या समस्या किसी की आती है तो उसको एक तीव्र गति से उसे उसका समाधान करने का काम करें। और ये कमेटी के तहत उन्होंने आगे आने वाले समय में जो भी भूमि विवाद हो, इस तरीके के जो भी प्रकरण हो, अगर वो हमारे चाहे राजस्व में पहुंचते हो, चाहे तहसील पटवारी तक पहुंचने का काम हो, या किसी भी पुलिस प्रशासन के पास पहुंचने का काम हो, तो उनको एक प्राथमिकता पे लेकर के उनका समाधान भी किया जाए और उन लोगों की मदद की जाए जो लोग इस तरीके की शिकायत करता है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटे इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत ही ये दुखद है जो सुखवंत जी ने, जो किसान थे, उन्होंने गोली मार करके आत्महत्या करी है। तो ये सरकार ने जो है तेजी के साथ, एक सख्ताई के साथ इन सारे नियमों का पालन करने के लिए कहा है। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री जी हर कार्य हर चीज पर एक अपनी खुद की मॉनिटरिंग करते हैं और सभी अधिकारियों से वार्ता करके हर समस्या का समाधान करने का उनको दिशा निर्देश देने का भी काम करते हैं। सरकार के आदेश पर विपक्ष के नेता ने प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए पहले से ही राजस्व विभाग और न्यायिक व्यवस्था की स्पष्ट व्यवस्था है और ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप उचित नहीं है। भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में पुलिस की दखलंदाजी बढ़ रही है, जिससे भूमाफिया तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने पुलिसकर्मियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।